Okay. Clearly audible is sound? Yes, ma'am. ठीक. यहाँ पे जो साउंड है क्या बता रही थी, सोनार, ठीक है, यूजिंग ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कहाँ पे यूज होती है, सबसे पहले तो देख लो अल्ट्रासाउंड में यूज हो रही है। अल्ट्रासाउंड में होता क्या, अल्ट्रासाउंड है अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे अगर स्टमक में इंफेक्शन भी हो रहा है या किडनी को डिटेक्ट करना है तब भी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तो होता क्या है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को पास करेंगे, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, जहां से वहां से डिटेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे कुछ यूनिक है या कुछ जो ऑर्गन में नहीं है, कुछ ऐसी चीज है, तो ये रफ इमेजिंग करती है। अब जैसे कि जो बेबी कंसीव करता है ना जब कोई पर्सन, ठीक है, तो उसकी भी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जाती है उसको चेक करने के लिए, ठीक है, कि वो हेल्दी है या नहीं, यानी कि पर वो इमेज जो है क्लियर थोड़ी होती है, ऐसी रफ इमेजिंग होती है, ठीक है। तो एक रफ इमेजिंग हमें प्रोवाइड करती है। और दूसरा मुझे सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो सबमरीन या शिप्स है आपकी, उनको क्या करना है, डिटेक्ट की नीचे जो सरफेस के नीचे कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे शिप है, शिप से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स नीचे जाएंगी, जैसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऑब्स्टेकल है तो यहाँ से टकरा वापस आ जाएगी, तो आइडिया लग जाएगा इतनी डेप्थ पे कुछ है, ठीक है, ऑब्स्टेकल है कोई भी चीज है। नेविगेशन करना है, किसको नेविगेट करना है, ओशन को नेविगेट करना है, तो उसके लिए यूज होगी। और कुछ हार्ड टू रीच प्लेसेस होते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, तो वहां पे हम इन वेव्स को क्रॉस करवाएंगे, और ये वेव्स क्या करती हैं, वहां से टकरा के वापस आएंगी, तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्लियर। और कहां पे यूज होगी, कुछ ऐसे जैसे स्पाइरल ट्यूब है, उसको क्लीन करना मुश्किल है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को पास करवाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि डस्ट पार्टिकल अपने आप अलग हो जाता है उससे, समझ गए। अब 20,000 वर्ड से ज्यादा बोल रहे हैं तो 20,000 ही थोड़ी होगी, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, ठीक है। 80 डेसिबल से ज्यादा अगर हम सुन लें तो हमारे 80 डेसिबल, और उसको डेसिबल में चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्जन देखना पड़ेगा। अब जो फ्रीक्वेंसी को हम डेल या डेसिबल में भी मेजर करते हैं ना, डेसी का मतलब कितना हो गया 10, ठीक है, डेल छोटी यूनिट है, डेसिबल जैसे कि हर्ट्ज में मेजर करते हैं ना, वैसे ही डेल भी एक यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, बेसिकली साउंड की यूनिट है, तो फ्रीक्वेंसी को हम डेल में चेंज कर देंगे और डेसिबल यानी कि इनटू 10, उसका 10 गुना, डेसिबल का मतलब हो गया 10 गुना, अप्रॉक्स 80 डेसिबल। डेसी का मतलब 10 नहीं होता, डेका उसके बाद मीटर आता है, एक बार फ्रीक्वेंसी में चेक करना, फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो तुम 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे कानों को 20,000 तक सुनने के बाद कि 20,000 फ्रीक्वेंसी जो बहुत कम होगी, 80 डेसिबल चेक करना, 0.1 के बराबर होता है, हजार हर्ट्ज, और डेसिबल में चेक करना, 80 डेसिबल को कन्वर्ट किया, मैं कह रही थी एक बार चेक करो कि 80 डेसिबल की है या नहीं। एक सौ बीस
85 डेसिबल और मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 8 आवर। 85 डेसिबल की साउंड को आप मैक्सिमम 8 घंटे तक बेयर कर सकते हो, तो वो सेफ है आपके कानों के लिए। ठीक है, वैसे तो देखो 20,000 तक हम सुन सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बट कितने टाइम तक उसी फ्रीक्वेंसी को हम सुन रहे हैं उस हिसाब से हमारे ईयर डैमेज होते हैं। जैसे कहते हैं कि बड़े टाइम तक तुम क्या कर रहे हो, हाई साउंड पे एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर तुम एक या दो पॉइंट रख के अपने ईयरफोन्स की साउंड को गाने सुन रहे हो या कुछ भी वीडियोस देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो कंफर्टेबल। तुम एक हफ्ता क्या करो, उसको 3 या 4 पॉइंट पे रख के सुनो, तुम्हें 1 और 2 में अच्छे से सुनाई नहीं देगा, तुम्हें वो कंफर्टेबल ही नहीं लगेगा। तो हमने क्या करा, हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके, तो बोलते हैं ना कि ज्यादा ऊंची आवाज में गाने मत सुना करो, धीरे धीरे कानों को फर्क पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को या लाउडनेस, जिसकी लाउडनेस ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस अलग अलग होते हैं, लाउडनेस ज्यादा है तो उस लाउडनेस को अगर आप, जैसे इन्होंने बोला 85 डेसिबल, नहीं है ना इसमें, तभी तो बोलते हैं कि 85 डेसिबल तक अप्रोक्स। 85 डेसिबल को अगर तुम 8 घंटे तक, मैक्सिमम 8 घंटे तक सुन सकते हो, इससे ज्यादा सुन ले तो वो बेरेबल नहीं है तुम्हारे कानों के लिए, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 85 सुनना कंफर्टेबल है कानों के लिए, 85 भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा उतना, मतलब पर आप टॉलरेट कर पाओगे उसको सिर्फ 8 घंटे तक नॉर्मल घूमने, जिनकी रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ये उनके लिए है। ठीक है, अब सुनने को तो हम 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं, बट वो कितने टाइम तक हम उसको बेयर कर सकते हैं, वो हमारे कानों की मतलब कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक लाउडनेस है ना, एक फ्रीक्वेंसी लाउडनेस है, पर बेसिकली हम लाउडनेस की टर्म में लेते हैं, क्योंकि लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। जैसे ऊंची आवाज हमें, तीखी आवाज से, तीखी आवाज भी हमारे कानों को क्या करती है, वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तीखी आवाज में हमारे कानों को हर्ट करती है, सुन नहीं सकते ना, तो उसको फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया। फिर लाउड साउंड को भी हम ज्यादा नहीं सुन सकते, उसको डेसिबल से कनेक्ट किया। ठीक है, यानी कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20,000 हर्ट्ज तक होगी, दैट इज कंफर्टेबल बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे। और लाउडनेस में देखें तो 85 डेसिबल के बाद की 8 घंटे तक, मतलब मैक्सिमम है 8 घंटे, क्या पता 5 घंटे के बाद टॉलरेट ना हो। ठीक है, सो दैट इज। और ये जो हम ट्रीज होते हैं, ठीक है, ट्री क्या करते हैं, अप टू 30 डेसिबल, अगर आप एक थिक लेयर ऑफ ट्री, मतलब कोई क्लब है मान लो, वो शोर शराबे वाली जगह, उसके अराउंड पे अगर हम क्या कर लें, एक थिक लेयर ऑफ ट्री मतलब लगा दें, तो अप टू 30 डेसिबल वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं साउंड को। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे लोगों ने घरों के सामने पेड़ लगाए होते हैं ना, अगर बहुत हाईवे के पास घर है या फिर मेन रोड पे घर है तो बहुत सारे पेड़, जैसे चंडीगढ़ में ना रोड के साथ में जिनके घर आगे बिल्कुल क्या लगे, पेड़ लगे, क्यों, वो जो नॉइज है उसको लगते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। और कैसे पेड़, जिनकी फॉलिएज जो हो ठीक हो थोड़ी, ऐसे नहीं कि लंबे पेड़ लगा दो, ऐसे ज्यादा फैलते हैं वैसे वाले पेड़। ठीक है, तो ट्रीज क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे नहीं हो, ये सामान भी यहाँ पे नहीं है, तो मेरी आवाज गूंजेगी यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होके बाद में थोड़ी देर बाद खत्म होगी, बट अभी तो नहीं गूंज रही, क्योंकि एकदम से सारा मटेरियल क्या कर ले रहा है, उसको एब्सॉर्ब कर ले रहा है। एब्सॉर्ब करने का मतलब है साउंड एनर्जी किसी और एनर्जी में चेंज हो जा रही है, समझ रहे हो, खत्म नहीं होगी। तो और ये भी ना, ये कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर नहीं कि मैक्सिमम हम कितना सुन सकते हैं कितना नहीं सुन सकते, तो इसीलिए फिर किसी अप्रोक्सीमेशन में दिया। अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का मैं बता रही थी कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो एक तो वो दूर तक ट्रैवल भी कर सकती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, वाइब्रेशन। अब एम्पलीट्यूड भी इनका क्या होता है, ज्यादा होता है थोड़ा। अब अगर तुम इंफ्रा की बात करो, उसके कंपैरिजन में तुम किसकी बात करो, अल्ट्रा की, तो अल्ट्रा ज्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होती है साउंड, जैसे लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, साउंड भी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, साउंड देखो रिफ्लेक्ट करती है, तो इको में पता लग जाएगा, टकराती है। रिफ्लेक्शन कैसे होती है, जैसे कि
एक हॉट एयर से कोल्ड एयर में जा रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जो कोल्ड लेयर है उसको टकरा के दोबारा से वापस भेज देती है, कई बार वो उसमें पेनिट्रेट कर जाती है। तो जब पेनिट्रेट करेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, वहां जाके उसकी स्पीड चेंज होती है। साउंड की स्पीड मैक्सिमम होती है सॉलिड्स में, फिर उसके बाद लिक्विड में और गैस में। तो मीडियम टू मीडियम स्पीड चेंज होगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। इसी को तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं, स्पीड का चेंज होना। अब देखो सॉलिड में ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स इकट्ठे इकट्ठे हैं, जल्दी जल्दी साउंड एनर्जी आगे जाती है। लिक्विड में दूर दूर है तो थोड़ा टाइम लगता है, गैसेस में और दूर है तो और ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। और गैसेस और एयर में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। सुनाई देती है, पानी के अंदर आवाज नहीं सुनाई देगी, सुनाई देती है, पानी के अंदर ट्रेवल करती है सब। तो स्पीड एयर से तो ज्यादा ही होगी। वाइब्रेशन अगर तुम ये छोड़ दो, साउंड तुम्हें वैसे सुनाई देगी, पर तुम्हारी जो साउंड की वाइब्रेशंस होंगी वो तो आगे तक जाएंगी। जैसे कि वाइब्रेशंस तो हमारी मेन साउंड का क्या है, वाइब्रेशन में तो जा रही है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस बोर्ड पे मार रही हूँ ना, एक तो आवाज आ रही है और दूसरी वाइब्रेशन भी तो ट्रेवल कर रही है, तो वाइब्रेशन आगे तक जाएंगी। अब होता क्या है, चलो कुछ सॉलिड्स में मेटल्स होते हैं, साउंडलेस होते हैं, उनमें साउंड जो है ज्यादा ट्रेवल करेगी, ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी। अब जो भी ऑब्जेक्ट 332 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा की स्पीड से एयर में ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे सुपरसोनिक, उसकी स्पीड को बोलेंगे सुपरसोनिक। जब सुपरसोनिक मिसाइल्स होती है ना आपकी, यानी कि वो 332 से ज्यादा की स्पीड से हवा में चल रही है मिसाइल, तभी उसको बोला सुपरसोनिक। फिर हाइपरसोनिक क्या होगी, सुपर से तो ज्यादा होगी हाइपर, पर होगी कितनी, मैक 1 मैक से ज्यादा या कुछ ऐसे होती है। 1 मैक तो फिर 10 मैक या 10 या 100 है। हाइपरसोनिक 332, ठीक है, उससे ज्यादा सुपरसोनिक, ठीक है 10 मैक है, आई गेस मैक से रिलेटेड है हाइपरसोनिक। 5 मैक या 10 मैक चेक करना एक बार, स्टैटिक तो लिख लो उसको अभी चेक करके ना, बाकी ये मत करना। दस से ऊपर है ना, ठीक है। अब 5 ठीक है, 5 मैक्स 5 मैक्स, क्योंकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस, उसकी याद आई थी मुझे कि 5 मैक्स से ज्यादा है, तो मैंने बोला था शायद 5 से ऊपर, ठीक है। तो हाइपरसोनिक क्या होता है, मेरी हाँ स्पीड तो साउंड की जैसे चेंज होगी, स्पीड ऑफ साउंड को टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से पर मैक को हमने ले लिया है ना, जो एवरेज लिया हमने 332 लिए, कई जगह पे 330 लिखी होती है, 343 जैसे उसमें लिए, तो इसको चेंज कर मतलब ये एनवायरनमेंट के हिसाब से तो 332 हम एवरेज ले लेते हैं। ये 332 मीटर पर सेकेंड क्या होगी, एवरेज हर पार्टिकल की स्पीड होगी, मतलब जो साउंड की स्पीड होगी एयर में। नीचे जो होगा वो क्या होगा, सबसोनिक, सबसोनिक, सब का मतलब होता है छोटा, ठीक है।
कौन सी स्पीड? री एंट्री बुक में नहीं है, बुक में कम गिवन होगा बट है साउंड, ठीक है। कुछ एक चीजें मिसिंग होंगी बुक में। अब इसके बाद पिच देखते हैं। व्हाट इज पिच? पिच ऑफ साउंड भारी है, कितनी तीखी है? श्रीनेस। पिच ऑफ साउंड wave. Pitch depends upon shrillness and dullness of sound. श्रिल मतलब तीखी सी आवाज, ठीक है, और डल थोड़ी भारी आवाज जो होती है। अब जो पियानो है ना, पियानो में क्या होता है, 88 कीज होती है, ठीक है। पियानो में 88 कीज होती है और एक साइड पे थोड़ी पतली आवाज होती है, फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ जाओगे तो वो मोटी होती जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है उसकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, अब जो पतली आवाज है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। जो डल साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो जितनी ज्यादा पिच, पिच किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे, यानी जितनी ज्यादा ऑसिलेशंस पर सेकंड उतनी ज्यादा साउंड की पिच, ठीक है। अब देखो, जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं कि अपनी पिच डाउन कर, तो गलत नहीं है पिच डाउन करना बोलना, है ना। पिच का मतलब तो थोड़ी ऐसे कानों को चुभने वाली आवाज होती है पिच, जिसकी पिच ज्यादा हो। लाउडनेस ज्यादा है, ठीक है, जब कोई गुस्से में बोलता है ना तो वो लाउड साउंड निकालता है, लाउडनेस ज्यादा होती है उसकी, ठीक है। पिच ज्यादा है या नहीं है वो तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, जिस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। पर ऊंचा बोलना या आराम से बोलना मीन्स लाउडनेस, ठीक है। लाउड, जैसे कि चिड़िया होती है ना, चिड़िया की तीखी सी आवाज होती है, ठीक है, कानों को चुभती है। और उसी जगह तुम शेर का एग्जाम्पल लो, भारी है आवाज, ठीक है, पर लाउडनेस ज्यादा है उसकी, दूर तक ट्रैवल करती है, ठीक है। तो लाउडनेस अलग चीज है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लाउडनेस अलग चीज है और पिच अलग चीज है। पिच सिर्फ ये बताता है तीखी है या डल है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बताया कि बहुत ही ज्यादा लाउड होगी साउंड या सॉफ्ट, या फिर मतलब उसकी लाउडनेस कम होगी, इसने सिर्फ ये बताया। अब तुमने क्या किया, तुमने पियानो की कीज को प्रेस किया, हर की को प्रेस करने पे अलग आवाज आती है, मीन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग, सबकी पिच क्या है? अलग है। पर अगर तुमने दो कीज को साथ में सेम फोर्स से प्रेस किया तो जो साउंड एनर्जी है वो तो दोनों की सेम हुई। अगर साउंड एनर्जी सेम है तो उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिलेट टू इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। वहीं से बात आती है लाउडनेस की। लाउडनेस का मतलब है आवाज जो दूर तक जा रही है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टरबेंस क्या है? ज्यादा है। हाँ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टरबेंस मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है, ठीक है। सो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो लाउडनेस भी ज्यादा। एम्पलीट्यूड का मतलब है दूर तक जा रही आवाज, दूर तक कौन सी आवाज जाएगी? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे कि आप आराम से मारोगे तो यहाँ तक डिस्टरबेंस नहीं, आपने बहुत जोर से मारा तो डिस्टरबेंस आगे तक जाएगी, यानी ज्यादा एनर्जी तो ज्यादा दूर तक जाएगी, ज्यादा दूर तक जाएगी, डिस्टरबेंस दूर तक गई तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यानी कि साउंड क्या है? लाउड है। अब लाउडनेस और पिच का कोई रिलेशन है क्या? किसने बोला? कैसे? इनवर्स रिलेशन कैसे बनाया आपने? C upon mu, wavelength upon mu,
इनका कोई रिलेशन नहीं है हमारे पास। जरूरी नहीं है जिसके साउंड जो है पतली है वो जोर से नहीं बोल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड सेम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों की आवाज सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी का है वेवलेंथ के साथ। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैज इनवर्स रिलेशन इसके साथ। हाँ, वेवलेंथ ज्यादा है। लाउडनेस का एम्पलीट्यूड के साथ है और एम्पलीट्यूड जो है ये वेवलेंथ पे नहीं, क्रस्ट और ट्रफ की हाइट पे डिपेंड करता है ना। क्रस्ट और ट्रफ यानी कि डिस्टरबेंस का मतलब पता क्या है, जैसे कि वो पार्टिकल कितना वाइब्रेट हुआ, उसने कितने पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर दिया। और वेव लेंथ होती है कि कितनी लेंथ ऑफ वेव की, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ, वो वेवलेंथ होती है। बट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हैज इनवर्स रिलेशन, ये मैंने कल बताया था, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। अब इसके बाद आते हैं दो टर्म्स। अच्छा, पहले वो देख लो कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं स्पीड ऑफ साउंड को। कौन सी? नहीं, स्पीड इसकी आएगी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके निकालने के लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और आपको वेवलेंथ गिवन है, उससे आपको स्पीड निकालनी है। पहले स्पीड ऑफ साउंड देखो होगी क्या। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस है वेवलेंथ, जो वेव जितनी लेंथ है उसकी, और वेवलेंथ को कवर करने में देखो यहां से यहां तक एक वेवलेंथ मतलब लैम्डा आ गया, वेवलेंथ आ गई, और यहां से यहां जाने में टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड लिख दिया। तो स्पीड देखो लैम्डा इनटू 1/t एंड 1/t कुड बी रिटन एज, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है स्पीड गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है वेवलेंथ निकालनी है, तीनों का रिलेशन पूछा जाता है मतलब इसी कंटेक्स्ट में। अब जैसे कि आपको बोल दिया एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 700 मीटर और उसकी फ्रीक्वेंसी है 35 हर्ट्ज, सो 1.5 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। ये देखो, नहीं कितना टाइम लगेगा उसको 1.5, उस साउंड वेव को 1.5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो आपको स्पीड पता होनी चाहिए, है ना। स्पीड कैसे निकालोगे, 700 इंटू 35, तो स्पीड निकल आएगी। फिर स्पीड के हिसाब से ये हो गया 1500 मीटर, 1500 मीटर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, इस तरह से निकालोगे। ठीक है, करना इसको। इसको यही लो, पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, पॉइंट्स में आएंगे सेकेंड। आर गलत आया,
फ्रेंड लंबी जाएगी कैलकुलेशन। सेकंड में निकाला है, आर में तो फिर पॉइंट्स में, सेकंड में पॉइंट्स में गया तो आर में फिर पॉइंट्स नहीं जाएगा। देखो स्पीड कितनी आई तुम्हारी, 24,500, ठीक है। 24,500 से 1.5 किलोमीटर कवर करने में तो कितना टाइम लगेगा, मीटर पर सेकंड में मिलेगा, वो मीटर पर सेकंड में आई ना, क्यों उसको मीटर पर सेकंड से किसमें कर लो, चाहे तुम किलोमीटर पर कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, नहीं 18/5 क्या होता है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। सेकंड में निकाल दी मैंने 0.016 0.0612 सेकंड। वैल्यूज मैंने थोड़ी बड़ी दे दी थी इसमें, वैसे 700 नैनोमीटर तक आएगी वहां पे वेवलेंथ आएगी, तो छोटी आती है वेवलेंथ ना। अब इस चीज को क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती है, सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से साउंड ऑफ स्पीड भी बढ़ेगी। दूसरी चीज आ गई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ने से ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब या फिर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने का मतलब देखो, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या ह्यूमिडिटी कम होगी जरूरी है, नहीं ना, ठीक है। तो कोल्ड एयर हॉट एयर को आपने इस तरह से नहीं लेना है, ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर अलग होता है। अब ड्राई एयर ठंडी हो सकती है ना, ठीक है, ड्राई ब्रीज कोल्ड ब्रीज भी तो होती है जैसे, तो ह्यूमिडिटी को डेंसिटी से रिलेट करना है और टेम्परेचर को, ठीक है, कि कितनी ज्यादा हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है उसमें, इस तरह से रिलेट करना। फिर उसके बाद प्रेशर का, गिवन टेम्परेचर पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। विंड स्पीड से इंक्रीज होती है साउंड की स्पीड, बट जब तूफान आता है तब तो आवाज सुनाई नहीं देती, बिकॉज बाकी जो मटेरियल है उनकी साउंड बढ़ जाती है, पेड़ों की आवाज आएगी, बाकी मटेरियल की आवाज आएगी। वैसे अगर विंड की डायरेक्शन में है साउंड ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और कौन सा फैक्टर रहेगा, बस यही है। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि रात को आवाज दूर तक ट्रैवल क्यों करती है, दूर तक ट्रैवल करती है, हाँ ये रीजन है कि दिन में शोर होता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है, देखो दिन में क्या होता है, लैंड सरफेस बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है, दिन में धूप पड़ रही है तो लैंड सरफेस गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका रेयर मीडियम आप बोल सकते हो वो क्रिएट हो जाएगा, ऊपर कौन सा मीडियम क्रिएट हो जाएगा, डेंसर। तो यहाँ से साउंड ऊपर उठेगी, ये डेंसर मीडियम उसको रिफ्लेक्ट करके दोबारा से भेज देता है। अब रिफ्लेक्ट करके भेज देगा तो ये नीचे रहेगी या नहीं, इसी एरिया में यही नीचे क्या है, ऑब्स्टेकल्स है, पेड़ है, बिल्डिंग्स हैं, ये सारे क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको। रात को क्या होता है, रात को जैसे कि इस तरह से यहाँ पे बन गया डेंसर और यहाँ पे रेयर, अब डेंसिटी ज्यादा तब भी ऊपर उठेगी, ये रेयर मीडियम पर इसको डेंसर में जो इसकी स्पीड है वो ज्यादा है, तो रेयर मीडियम इसको दोबारा से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें पेनिट्रेट कर जाती है, आगे जाएगी नीचे ऑब्स्टेकल है, ऊपर थोड़ी ऑब्स्टेकल्स है, तो ऊपर उठ जाएगी तो ज्यादा दूर तक जाएगी, समझ गए, इसलिए रात को आगे तक ट्रैवल करती है, दूर तक ट्रैवल करती है साउंड। दिव्यांग समझ आया, ठीक है। अब लास्ट फ्रेगमेंट्स में इको और रिवर्बरेशन, मूवी डॉपलर इफेक्ट, बीट्स, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव नहीं है, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ये सब नहीं आता इसमें। यहाँ पे इको का मतलब है आवाज का टकराना, रिवर्बरेशन का मतलब भी है आवाज का टकराना, ठीक है, बट echo will happen in open area, open area और reflected sound जो है वो 0.1 सेकेंड से पहले आपको सुनाई देगी, सॉरी बाद में, आफ्टर 0.1 सेकेंड आपको टकराव की आवाज सुनाई देगी, 0.1 यानी 1 सेकेंड का 10वां पार्ट,
उसके बाद आपको सुनाई दे रही है तो आपको समझ आएगा उसमें वर्ड क्या बोल रहा है। रिवर्बरेशन होती है क्लोज्ड एरिया में। फॉर एग्जांपल रूम जब खाली है ना, उसमें जो आवाज टकराती है वो सुनाई नहीं देती कि वर्ड क्या है टकरा के, बस लगता है कि गूंजी है आवाज। क्यों? दैट विल प्रोड्यूस बिफोर 0.1 सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो जल्दी से दीवारों में टकरा के आवाज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब आप एक सोसाइटी में बिल्डिंग्स है, उसके कंपाउंड में खड़े होकर आवाज लगा रहे हो तो उनका डिस्टेंस तो दीवार से ज्यादा ही होता है, तो दूर दूर से जब तक टकराएगी आवाज तो वो सुनाई देती है। कैसे? साउंड 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 साउंड, ऐसे धीरे धीरे फिर डैम्पर हो जाएगी। बट अगर क्लोज रूम है तो जल्दी से खत्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से खत्म हो जाएगी तो सुनाई नहीं देगा वो वर्ड, जल्दी प्रोड्यूस होगा तो सुनाई नहीं देगा। उसको बोलेंगे रिवर्बरेशन, जो बंद एरिया में हो रही है। जैसे ऑडिटोरियम हॉल्स होते हैं ना, उनको साउंड प्रूफ बनाया जाता है, जैसे छोटे छोटे होल्स होते हैं ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि ऑडिटोरियम में अगर कोई स्पीच दे रहा है, कुछ बोल रहा है, इतनी ज्यादा रिवर्बरेशन, इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, कुछ सुनाई नहीं आती। ठीक है, क्योंकि बार 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 उन होल्स में क्या होगी, होल की दीवारों में टकराएगी आवाज, तो प्रॉपर्ली सुनाई भी नहीं देगी। पर तुम किसी पहाड़ के आगे बोल रहे हो, बिल्डिंग के आगे बोल रहे हो, तो दूसरा वर्ड सुनाई देता है और एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जाती है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है साउंड पे। रिवर्बरेशन क्लोज और ये ओपन एरिया में होती है तो इको बोला जाता है। दोनों में हो तो रिफ्लेक्शन ही रही है, बट एरिया अलग अलग है। और जो इको के लिए आइडियल कंडीशन बोली जाती है कि 17 मीटर दूर खड़े हो जाओ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तुम्हारा टेम्परेचर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, तो एग्जैक्ट 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देगी। जो रिफ्लेक्टेड साउंड है एग्जैक्ट 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देगी। ये तो बस एक कंडीशन बनाई है, हर बार ये फॉलो थोड़ी होती है। तो 0.1 के बाद भी सुनाई देगी, बट 0.3, 4, 5 या फिर 1 सेकेंड बाद भी हो सकता है कि सुनाई दे। फिर कोई इतना ज्यादा उसका डीप जाने की जरूरत नहीं है। बीट में आपको ये याद रखना है, if two sound waves traveling in same direction with approximately उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम, but difference must be not more than 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन में भी क्या बोला है कि 10 हर्ट्ज से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एम्पलीट्यूड भी अप्रॉक्स क्या होता है उनका, सेम ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दो वेव्स जब आपस में मिलती हैं तो तीसरी वेव बनती है जिसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी उन दोनों से क्या होती है, ज्यादा। पर इनमें तो थोड़ा डिफरेंस है ना फ्रीक्वेंसी का, तो ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी, किसी पॉइंट पे दूर हो जाएंगी। जिस पॉइंट पे मिलेंगी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जिस पॉइंट पे दूर होगी वहां पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बीट भी ऐसी होती है ना, इंटेंसिटी बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है। बीट साउंड म्यूजिक में जो बीट आता है, ठीक है, बीट जो डलती है, ठीक है, वो ऐसी होती है जैसे कि बढ़ रही है साउंड, कम हो रही है, बढ़ रही है कम होती है, तो इसी वजह से होता है। कभी ये वेव्स मिलती है, कभी दूर होती है, मिलती है दूर होती है, मिलती है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, दूर होती है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट क्या था, डॉपलर इफेक्ट में आपको साउंड वो वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए आती है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आती है। आपसे सिंपली कंसेप्ट पूछा था, तो डॉपलर ने क्या बताया, डॉपलर ने बताया कि सोर्स और ऑब्जर्वर, जैसे मैं सोर्स हूं अभी, आप ऑब्जर्वर हो। अगर बोलते आपके पास तो आपको लगेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जो साउंड है वो चेंज हो रही है, ऐसे लगेगा ना। और अगर मैं बोलते बोलते आपसे दूर जाऊं तो कई बार आपको आधा ही सुनाई देगा। जैसे आप यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त बाइक में जा रहा है, जाते जाते कुछ बोल के गया, पूरा नहीं सुनाई देता ना, आधा तो सुनाई देता है। यही डॉपलर ने बोला कि when there is relative motion between source and observer,
the apparent frequency will reach to the ear of observer. कि source और observer में जब relative एक दूसरे के with respect में कोई एक move कर रहा है या दोनों move कर रहे हैं तो actual frequency नहीं पहुंचती। अब देखो frequency change नहीं होती है but तुम कभी पास आ रहे हो कभी दूर जा रहे हो तो जो frequency कानों तक पहुंचती है observer के वो थोड़ी सी change हो जाती है। मतलब डिस्टेंस की वजह से उसको क्या लगता है जैसे मैं बोल रही हूँ जैसे कहीं मैं आप बोलते बोलते आपके पास आती हूँ तो लगता है ना कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है बोलते बोलते दूर जाऊंगी तो धीरे 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 आपको आधा आधा सुनाई देगा। यही चीज डॉक्टर ने बोली फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी बट रीच जो करेगी ईयर तक उसको अपेरेंट बोला जाएगा। एंड सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है देखो जैसे यहाँ पे दो वेव्स हैं अगर वो मिलती हैं तो वो तीसरी वेव बनाएंगी जिसकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है ना तब जिसकी इंटेंसिटी इनसे ज्यादा होगी और अगर दोनों जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऑपोजिट कैसे कि एक के पहले ट्रफ आएगी और एक ही क्रस्ट आएगी क्रस्ट ट्रफ तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो कैसी वेव फॉर्म होती है स्टैंडिंग वेव बोला जाता है इसको। ठीक है स्टेशनरी स्टैंडिंग या फिर बोल सकते हो कि वेव की इंटेंसिटी क्या होगी खत्म होगी। क्लियर कितना ही है साउंड में एनडी के लिए तो हर्षदीप अरुण तरुण आया समझ में कुछ मैम आवाज ही नहीं आ रही है बार बार। बीच बीच में ये आया थोड़ा बहुत समझ कुछ नहीं आया मैम सही से समझ में पूरा ट्राई किया समझने का। ओके इस रूम में आवाज गूंजती है मैम आपकी। अभी तो रिपीट नहीं करूंगी आप लोगों ने तो किया ना ठीक है। आप लोगों के लिए ऑनलाइन जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं दोबारा से ये होगा ना उस टाइम पे कर लेना अभी के लिए छोड़ दी दो साउंड वाला ठीक है चेक करवाते हैं जो भी इशू है सिस्टम में। ओके मैम। ओके फिर बाकी कल करते हैं फिर ठीक है कल करेंगे नेक्स्ट। ओके मैम।